पैसा चलता है कि नहीं? इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। कैंपस में कोई देश विरोधी ताकतें हैं, उन्हें ख़त्म करने का मुद्दा है। और रही बात जेएनयू की, तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जेएनयू के चुनावों को कभी नज़दीक से देखा नहीं, तो उस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन पे मैं अपनी कोई राय देना नहीं चाहूँगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आपकी क्या राय रही? नेता बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे या फिर विद्यार्थियों की समस्या लड़ने के लिए चुनाव लड़ेंगे? आपको क्या लगता है 12वीं पास करके वो बच्चा ग्रेजुएशन के अंदर दाखिला ले रहा है, क्या वो दिमागी तौर पे इतना सशक्त होता है कि वो छात्रों के मुद्दों को सही से समझ सके और उस पर आवाज उठा सके? नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर कौशिक और लगातार आप स्टूडियो में जिस चेहरे को देखते थे, आज हम लोग ग्राउंड पर हैं और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी 360 का पार्ट है ये हिस्सा भी। अब डेमोक्रेसी बिना ग्राउंड पे उतरे तो हो नहीं सकती और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त वो शख्स जो कि एबीवीपी की तरफ से उम्मीदवारी ठोक रहे हैं डीयू के अंदर नॉर्थ कैंपस की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आज हम आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम जरूर बताइए। मेरा नाम ऋषभ चौधरी है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ। ऋषभ, ये जो चुनाव की तैयारी आप कर रहे हो, क्या तैयारी चल रही है, नियम क्या क्या है तैयारियों को लेकर, क्योंकि G20 भी होने वाला है तो बहुत सारी सिक्योरिटी को लेकर भी आपके यहाँ पर सख्ताई बरती गई होगी, तो प्रचार किस प्रकार से कर रहे हो? प्रचार कर रहे हैं, G20 की सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए प्रचार कर रहे हैं। बहुत बड़ा गौरवशाली पल है भारत के लिए, तो उन सब चीज़ों के निरंतर जो भी गाइडलाइंस हैं, पोस्टरबाजी, होर्डिंगबाजी, सबको कम कर रखा है और इनको पेपरलेस कैंपेनिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, डीयू एक ऐसा कैंपस है जहां से बहुत बड़े बड़े राजनेता निकले हैं जो कि भारत की राजनीति में उन्होंने बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। जैसे कि अरुण जेटली का नाम लेना चाहूंगा मैं, विजय गोयल जी का नाम लेना चाहूंगा, अजय माकन जी का नाम लेना चाहूंगा, अलका लांबा जो कि आज भी इतनी प्रखर हैं राजनीति के अंदर, उनके अपने मुद्दे बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रखते हैं वो। और अरुण जेटली को तो कौन नहीं जानता, देश याद करता आज भी उनके काफी सराहनीय कार्य उन्होंने किए। तो आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? अपने आप को देखने से तो जो आपने जिन व्यक्तियों का आपने जिक्र करा वो तो सुप्रीम चीज़ें हैं, बहुत पर्सनैलिटी ही अलग हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए तो अभी काफ़ी सवाल लंबी ये रेस आता है ना कि भाई छात्र राजनीति से जुड़ने का मकसद क्या था आपका, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? छात्र राजनीति से जुड़ने का मकसद ये था, शुरू में जिस तरीके से कभी भी छात्र राजनीति से नहीं जुड़े थे, शुरू में हम कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, धीरे धीरे चीज़ें देखते गए, आगे आते गए, फिर धीरे धीरे इन्वॉल्व होते गए इन चीज़ों में। पता नहीं चला कब मैं परिषद का कार्य करते करते यहाँ मोबिलाइज हो गया। अच्छा, एक मेरा सवाल यह है कि चुनाव जेएनयू में भी होते हैं, चुनाव डीयू में भी होते हैं, जेएनयू के चुनाव और डीयू के चुनाव तो आप किस तरह देखते हैं, अंतर कितना ज़्यादा है? क्योंकि मैं ज़्यादातर अगर स्टडी करके बताऊं आपको तो जेएनयू में ज़्यादातर पीएचडी और मास्टर जो करते हैं वही उम्मीदवारी रखते हैं अपनी, और डीयू के अंदर फ्रेशर भी जो होता है वो अपनी उम्मीदवारी ठोक सकता है। आपको क्या लगता है 12वीं पास करके वो बच्चा ग्रेजुएशन के अंदर दाखिला ले रहा है, क्या वो दिमागी तौर पे इतना सशक्त होता है कि वो छात्रों के मुद्दों को सही से समझ सके और उस पर आवाज उठा सके? देखिए, व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है, समय लगता है हर चीज़ को। और रही बात जेएनयू की, तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जेएनयू के चुनावों को कभी नज़दीक से देखा नहीं, तो उस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। नहीं, आप सवाल ये नहीं है कि जेएनयू कैसा कर रहा है, सवाल ये है कि एक परिपक्व दिमाग जो होता है वो आपके स्थानीय मुद्दों को लगा लो या छात्रों के मुद्दों को लगा लो, अच्छे से समझ सकता है और उसकी समस्या का निवारण भी कर सकता है। क्योंकि आपके पास कोई 5 साल का समय तो होता नहीं है, 1 साल के लिए आप चुनकर आते हो, उस दौरान समस्याओं का समाधान कैसे करते हो? समस्या का समाधान आप ऐसे कर सकते हो, आप फर्स्ट ईयर में आके जो समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है वही हर छात्र को करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि किसी छात्र को कोई आपसे हट के समस्या आएगी। जिन समस्याओं से आप जूझे हो फर्स्ट ईयर में आके, आप प्रवासी छात्र हो, मैं भी एक प्रवासी छात्र हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर में आया था, पीजीज में रहा, हॉस्टल्स में रहा, तो वही समस्या वो फेस करते हैं जो हमने फेस करी, तो हम भले बाती जानते हैं समस्या क्या होती हैं, तो उन्हीं के निवारण के लिए कार्य करेंगे। बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद ये पहली बार है कि चुनाव डीयू के अंदर हो रहे हैं। एक्साइटमेंट कैसा है आपका? तो होगा ही हाई लेवल पे, जो आपके साथ के जो और लोग होते हैं, एक्साइटमेंट किस तरह का है? और इन 3 सालों में क्या मुद्दे बदले हैं, कुछ नए मुद्दे जुड़े भी हैं? देखिए,
बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जुड़े हैं, आज से पहले ड्यू में नहीं आए, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ड्यू में अब शुरू हो गई। जैसे CUET हो गया, तो उसमें अलग तरीके की परेशानियां हैं, अलग बिल्कुल। तरीके की मुद्दे हैं, बिल्कुल। छात्रों की अपनी परेशानियां हैं, तो अलग तरीके की परेशानियां हैं, वो उनका समाधान करते आ रहे हैं। हमने हेल्प डेस्क भी लगाई, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुए, उनमें भी बहुत सी परेशानी हुई थी, जो कोरोना काल से पहले नहीं था ये सब कुछ। तो अब बिल्कुल ही चीज़ें बदल चुकी हैं, तो डिजिटलाइज हो गया है। चैलेंज है आपके लिए। देखिए, हम परिषद के कार्यकर्ता है, चैलेंज हम किसी भी चीज़ को नहीं मानते। अच्छा, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि आरएसएस और जो राइट विंग्स है वो एक तरह से थोप रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। एक लिबरलाइजेशन जो था उसको खत्म किया जा रहा है, हिस्ट्री को कहीं ना कहीं धोने की कोशिश की जा रही है कि भाई इसको साफ करो, कुछ पार्ट को निकाल दो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, हिस्ट्री को धोने की कोशिश तो ये जो लोग कुछ ऐसी संगठन, ऐसी ताकतें हैं जो कैंपसेस में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कोनों में छुप के बैठी हुई हैं, और रात को आते हैं, कहीं पे भी कुछ भी लिख के किसी भी चीज़ का विरोध करके चले जाते हैं। यहीं पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो दिन दिहाड़े जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, जिस चीज़ को हम समर्थन नहीं देते, हम दिन दिहाड़े उसका प्रोटेस्ट करते हैं, रोडों पे भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जिस चीज़ जो संगठन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विरोध कर रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ आप देखो, कई छात्र ऐसे हैं जो 5-5 साल अपना यहाँ पे हैं, वो 4 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करके घर चले जाएंगे, 1 साल का खर्चा बच रहा है उनका, 1 साल वो जल्दी नौकरी पे जा पा रहे हैं, अपने परिवार, अपने माता पिताजी को जल्दी वो अपनी जिम्मेदारी को जल्दी ले रहे हैं। आप वही चीज़ जो 5 साल में कर रहे हो, आप वो 4 साल में कर रहे हो। तो इससे लगता नहीं क्वालिटी डाउन हो जाएगी? क्वालिटी डाउन कैसे हो जाएगी? आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्वालिटी डाउन कैसे हो जाएगी? मेरा आपकी क्या सवाल राय सिर्फ यही आपसे है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कितना ज्यादा समर्थन देते हो आप है? लोग? हम पूर्ण क्या समर्थन आपको देते लगता हैं। है कि ये देश को एक नई दिशा दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। आप एक छोटी सी चीज़ देखो, एक छात्र जो अपना 1 साल खराब करके, नहीं तो कई छात्र ऐसे भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना नहीं चाहते, या फिर अपना पूरी ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते, उन पे कुछ तो हो, वो अपने 2 साल यहाँ पे दे भी, और उसके बाद बिना डिग्री के घर चले जाएं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ तो हो उनके पास, जितना वो समय वो कर पाए, एटलीस्ट उतने समय की तो उनकी कीमत हो। एक सवाल आप लोगों पर ये भी उठता रहा है कि आप लोग छात्र राजनीति से जुड़ते हैं, जीत भी जाते हैं और फिर आप निकल भी जाते हैं, अपनी एक नई लॉबिंग स्टार्ट कर देते हो, चाहे विधायक की चुनाव लड़ना हो, कल को बड़े लेवल पे MP बनना हो, कुछ भी करना हो, निकलते तो छात्र राजनीति से ही हैं। तो लेकिन छात्रों के जो मुद्दे हैं ना, वो जो के त्यों वहीं रह जाते हैं। छात्रों के मुद्दे हमेशा बदलते रहते हैं, जो कि त्यों नहीं रहते। कई मुद्दे ऐसे जिनका निवारण करा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने। मुद्दे आपने जैसे थोड़ी देर पहले मेरे से सवाल करा कि अब क्या नए मुद्दे हैं। अब जो हमारे सीनियर या जो हमारे ऑफिस बैरर से जा चुके हैं, बहुत सीनियर, अब अपने गृह क्षेत्र नहीं, में एक कर मुद्दा रहे हैं। ऐसा है, एक मुद्दा ऐसा है जो सालों से अटका पड़ा मैं है। अपनी एक बात पिछले पहले पिछले 10 पूरी बात साल कर लो अपनी पिछले मैं। 10 साल में 8 बार ABUP के यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे हैं DU के अंदर। ठीक है, आप ये मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कैंपस DU के अंदर है जो कि कैंपस के रूप में बिल्कुल चार दीवारी चौकबंद हो? बताइए। पहले मैं अपना पिछला सवाल, आपका सवाल का पूरा जवाब दे दूं। मुद्दे बदलते रहते हैं, जैसे अभी CUET आ गया है, उसमें मुद्दे बदल गए, तो किसी भी पुराने विद्यार्थी को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वो हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं कैसे करें क्या करें, जबकि वो अपने टाइम के बढ़िया छात्र नेता थे, बहुत जागरूक छात्र नेता थे। नहीं, लेकिन सवाल तो मेरा वही है ना कि मुद्दा, सवाल एक आप मुद्दा ऐसा है जो कांस्टेंट है कि एक भी कैंपस ढंग का नहीं है DU के अंदर जो कि चार दीवारी के भीतर हो। कैंपस की फील्ड क्लास की बाउंड्री तो किसी के अंदर है ही नहीं। इतने समय से आप लोगों का प्रेजेंट बना, कभी आपने मांग नहीं उठाई इस तरह की? क्या आपकी जानकारी में है भी ये मुद्दा? हमारी जानकारी में ये मुद्दा है, पर क्लोज कैंपस का आप करके करोगे क्या? क्यों, क्या बात कर रहे हो आप? बताइए, आप क्या close सिक्योरिटी campus- मैटर नहीं करती क्लोज कैंपस के दिल्ली अंदर? क्या विश्वविद्यालय IIT को खुला छोड़ दे? एक दिल्ली मिनट, नहीं, विश्वविद्यालय में सिक्योरिटी का कोई IIT और वही नहीं है, IIMs सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिल्ली IIMs जो होते विश्वविद्यालय हैं में वो कैंपस होते हैं, प्रॉपर चार दीवारी के भीतर होते हैं। DU में नहीं है ऐसा। तो आप ये क्यों छुपा रहे हो कि क्लोज भैया कैंपस, आप नहीं कर पाए? तो इसका क्लोज मतलब ये कैंपस, नहीं है। क्लोज कैंपस सुनिए, रेजिडेंशियल एरिया भी है यहाँ पे। क्लोज कैंपस आप कैसे करोगे? जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको नहीं, क्लोज तो ये कैंपस में समस्या कैसे लेके किसकी आओगे है? आप? नहीं, ये समस्या वही जानना था, समस्या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की है या आप लोग कोई मुद्दा उठाना नहीं चाहते इसका? देखिए, मुद्दे हम सारे उठाते हैं, जिन मुद्दों की जरूरत है। आप उनकी बात करें। क्लोज कैंपस क्या मुद्दा नहीं है अभी? कैंपस अगर अभी मुद्दा नहीं है सिंपल तो विद्यार्थियों फिर मुद्दा कैसे बन सकता है? क्या कैंपस बात कर रहे मुद्दा है, पर हाँ, क्लोज कैंपस नहीं है। उससे और भी बड़े मुद्दे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, हो? आप उन पे भी अवकाश डालिए अपने आप चैनल के बताइए ना, माध्यम आप से। बताइए कुछ बड़े मुद्दे इस पर आप फोकस करना चाहते हो। मैं तो आपको बहुत पूरा से ऐसे प्लेटफॉर्म मुद्दे दे रहा हैं। आप महिला शक्तिकरण की बात कर सकते हो। हूँ। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। कैंपस में कोई देश विरोधी ताकतें हैं, उन्हें ख़त्म करने का मुद्दा है।
तो ऐसे बहुत से मुद्दे जिन पर आप अवकाश डालिए अपने चैनल के माध्यम से। देश विरोधी ताकतों का काम तो सरकार भी निपट लेगी, वो विद्यार्थियों का मुद्दा देश विरोधी ताकतों से कैसे जुड़ सकता है? देखिए अब कल को यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी पे पोस्टर चिपक जाता है कि भारतीय सेना रेपिस्ट है, तो इससे भारत सरकार कैसे निपटेगी? जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो सरकार ही करती रहेगी क्या? आज का युवा जब जागरूक होगा तभी सरकार कुछ करेगी। नहीं, मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर हैरान हो रहा कि मेरा सवाल दूसरा बनता है कि जस्टिस लिंगडो की एक रिपोर्ट आई थी कि छात्र राजनीति में जो खर्चा होता है उसे कंट्रोल में किया जाए, उसको जीरो भी करना चाहिए, हिंसक घटनाएं भी होती रहती हैं। आपका क्या मानना है कि वो ढंग से अप्लाई हो भी रही है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से आजकल छात्र राजनीति में जो पैसे का प्रचलन ज्यादा बढ़ रहा है, एक अपने आप की पावर को शो करने का मुद्दा चला है, ये क्या उस कमेटी के नियमों को पालन कर पा रहे हैं अब? देखिए, हम पैसे की ताकत कौन शो करेगा? जो भरे चुनावी मौसम में आएगा और अपना नाम करना होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और वो निरंतर कार्य करता है। मैं पिछले 5 साल से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आपको एक बात से अवगत करवाना जरूरी है, जब कोरोना काल में सब संगठन आंख बंद करके सो रहे थे, विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा था। आप ये सवाल जरूर पूछना कि आप कोरोना काल में कहाँ थे। खैर, वो तो हर बंदा अपने अपना ताल ठोकता ही है, मुझे उससे आपसे नहीं, कोई नहीं, आपत्ति नहीं है। जरूर समाज सेवा और देश की सेवा करना तो हमारा फर्ज बनता है। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। पहले तो आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। विषय ये है कि जब बाकी अन्य संगठन, पैसे प्रचलन कौन लेके आया? जिन्होंने कार्य नहीं करा कैंपसेस में, जो छात्रों के बीच में नहीं जा पाए, उन्होंने पैसे से कोशिश करी जाने की। हमारे विचार कभी ये है ही नहीं कि हम पैसों से चुनाव लड़े या और कुछ करें। मेरा आप पे आरोप नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज की राजनीति में क्या वो चीजें फॉलो की जा रही हैं? क्योंकि कहीं दिखाई ऐसा देता नहीं है। देखिए, मैंने आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ अपने माध्यम से, अपने तरीके से, कि जो कार्य नहीं करेगा वो पैसे से ही चुनाव जीतने की कोशिश करेगा। हम निरंतर कार्य करते आते हैं, साल के 365 दिन कार्य करते हैं। जो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र आता है वो कभी ना कभी हमारे किसी ना किसी कार्यकर्ता से जरूर मिलता है, और हम नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता काम करता है। पैसा चलता है कि नहीं? देखिए, पैसा चलना और नहीं चलना, इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं कि हमारे बीच में नहीं हो रही। जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं। आप इस चीज को मानते हैं कि चलता है या नहीं? कोई चलाता है, कोई नहीं चलाता। तो चलता है, एक बिंदु पे आप सबको नहीं रख सकते। मतलब चलता है, मतलब चलाने वाला चला लेता है, जिसको जरूरत नहीं होती वो नहीं मतलब चलाता। चल रहा है ना। फर्क ये है कि जो चलाने वाला होता है वो चला लेता है, जिसे नहीं जरूरत होती वो नहीं तो चलाता। सिस्टम में थोड़ा गुंजाइश है चलने की। वो आपका नजरिया, आप देखो गुंजाइश है नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, एक सीयूईटी का आपने जिक्र बार बार किया, मेरा सवाल भी था ये कि ये कितना जायज है? क्योंकि देखो, देहात से जो बच्चा आता है, ग्रामीण परिवेश से, या मान लो आप बिहार से कोई हमारा विद्यार्थी आता है, तो उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो पहले कोचिंग ले, फिर टेस्ट को पार करे। इस मुद्दे को आप अगर जीतते हैं तो कैसे रखेंगे? अगर आपकी इस पर अपनी क्या राय है? देखिए, सीयूटी बहुत ज़रूरी चीज़ है छात्रों के लिए, क्योंकि सीयूटी से जो छात्र, सीयूटी पेपर जो आ रहा है उसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेशल कोचिंग लो जब भी आप पेपर क्रैक कर पाओगे। आप जो अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, आप जो अपने एग्ज़ाम में लिख रहे हो, वही सारी चीज़ें हैं सीयूटी में भी। उससे कुछ हटके सिलेबस थोड़ी है। आप कहते हो जरूरी होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि वो हर स्टेट अपना रिजल्ट देती है। किसी स्टेट में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीयूटी का पुरजोर समर्थन करता है, क्योंकि हम हर छात्र को एक नज़रिए से देखते हैं, चाहे वो देश के किसी कोने से आता हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरा भारत समाता है। लास्ट सवाल, नेता बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे या फिर विद्यार्थियों की समस्या लड़ने के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नेता बनना होता तो जो आपने थोड़े समय पहले कहा, अभी कुछ क्षण पहले कहा कि पैसे के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम पिछले 5 साल से छात्रों के लिए सेवा कर रहे हैं। हमारा सेवा भाव इसी तरीके से जारी रहेगा और बाकी आने वाला समय बताएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे मैं अपनी कोई राय देना नहीं चाहूँगा। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, बस ऐसे। उससे आपके चुनाव में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, छात्रों चुनाव तो होते रहेंगे। होते रहेंगे। अब अगर कल को आपको विधानसभा लड़ना है तो आप बताइए कैसे देखो, करेंगे? मैं डेमोक्रेसी का पुरजोर समर्थक हूँ। विरोध निकल रहा था मुझे, लेकिन नहीं, विरोध नहीं करता डेमोक्रेसी का मैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समर्थक हूँ। तो इस विषय को मैं थोड़ा, छात्र राजनीति आपका मतलब खुद का अंडरस्टैंडिंग होता है कि चलो ये अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, ओपिनियन तो हो ही सकता है। लोकतंत्र के अंदर आप बिलीव करते हैं, तो ओपिनियन रखने में क्या दिक्कत है?
वो तो ठीक है, पर यही लोकतंत्र है, मेरा ओपिनियन रखने का मन नहीं है इस पर। नहीं, आप एक छात्र नेता, आप तो सबके नेता हैं सर। आपका अपना निजी विचार, आपके निजी इस वक्त यूं नहीं है, क्योंकि आप सबके नेता के रूप में इस वक्त आपके विचार, आपके तमाम जो साथी लोग हैं शायद वो सब सुनेंगे, तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो कि हमारा नेता इसके बारे में क्या सोचता है। देखो, मैंने आपको बताया दोबारा, इस विषय पे अभी मैं अपना रुझान नहीं रखना चलिए चाहूँगा। ठीक है। तो मेरे साथ ऋषभ चौधरी जी थे और काफ़ी ज़्यादा पुरजोर तरीके से जो है इस वक्त चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने मुझसे बात करी और बेबाकी से बात करते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। हालांकि इन्होंने कुछ मुद्दों से बोलने से मना जरूर किया है, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ बेसिक जो मुद्दे थे, जैसे यूईटी का मुद्दा लगा लीजिए, आप कैंपस के अंदर सुधार का मुद्दा लगा लीजिए, शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा लगा लीजिए, इन तमाम विषयों पर जो है उन्होंने बखूबी अपनी बात रखी। और हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप चुनाव में सफलता प्राप्त करें। यही शुभकामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।